नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इस कार्यक्रम रिकैप 2024 में स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है वो केंद्रित है वर्ष 2024 के प्रमुख पुरस्कारों पर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे पिछले वर्ष के वो महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से हैं जो आपके परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पुरस्कार के इस खंड में वो कौन से महत्वपूर्ण वीडियो हैं। लेकिन इसकी शुरुआत से पहले आपको बता दें कि अब दृष्टि आईएएस की तरफ से आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच की प्रीलिम्स और मेंस के जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। दृष्टि आईएएस की सभी शाखाओं में, हमारे दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, इंदौर की शाखाओं में इसके लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए आप 8750187501 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार है वो है पद्म पुरस्कार 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि नागरिक श्रेणी का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, उन पुरस्कारों में शामिल है जो सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक श्रेणी के होते हैं। और इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी जो होती है पद्म विभूषण होती है, फिर पद्म भूषण होती है और पद्मश्री होती है। पद्म पुरस्कारों की अगर बात करें तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ये प्रदान मार्च अप्रैल में किए जाते हैं। ये विभिन्न विषयों में जो गतिविधियां होती हैं, चाहे वो कला हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, इन इत्यादि क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण जो है, ये पुरस्कार जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। वहीं पर उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है, इससे अलंकृत किया जाता है। और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री प्रदान किया जाता है। तो ये 3 इसकी श्रेणियां हैं। वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें कि 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इस पर एक नजर हम डालते हैं। पद्म पुरस्कारों में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप नोट कर लेंगे। कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो 30 महिलाएं इसमें शामिल हैं। सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति भी और 9 लोग ऐसे हैं जो कि मरणोपरांत इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। तो ये सभी तथ्य आप ध्यान रखेंगे। एक नजर डालते हैं जैसे कुछ महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर। जैसे आप देखें, वैजंती माला को दिया गया है ये आर्ट के फील्ड में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चिरंजीवी जी को, कोनिडेला चिरंजीवी जी को भी आर्ट में दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पद्म सुब्रमण्यम जी को भी आर्ट की श्रेणी में यह प्रदान किया गया। वहीं पर पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, सबसे ऊपर की श्रेणी में है, उसमें एम वेंकैया नायडू जी को प्रदान किया गया है और बिंदेश्वरी पाठक जी को सोशल वर्क की श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो इन पुरस्कारों को देने में इनकी जो श्रेणियां हैं उसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है और 1954 में ही इस पुरस्कार को स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से ये एक है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को इन पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता देना। सार्वजनिक सेवा का तत्व तो इसमें शामिल होता है। पात्रता क्या होती है? तो इसमें किसी भी जाति का, किसी भी व्यवसाय, पद या लिंग का भेदभाव बीच में नहीं आता है, मतलब इसका किसी प्रकार का निषेध नहीं होता है। चयन प्रक्रिया क्या होती है? तो ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार एक समिति होती है, वो पहले समिति इसकी सिफारिश करेगी, उसी के आधार पर प्रदान किया जाएगा। और हर वर्ष इसका जो प्रधानमंत्री द्वारा इसका चयन किया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा इस समिति का, और उसके बाद इसके द्वारा ही ये नॉमिनेट होते हैं। और ये पुरस्कार आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन घोषणा कब होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 की अगर हम बात कर लें तो पुरस्कारों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब इस समारोह में शामिल पुरस्कारों की अगर बात करें तो पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत के सर्वोच्च खेल सम्मानों में से एक है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान अगर बात की जाएगी तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसमें है। 1991-92 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और 4 वर्ष की अवधि में ये एक बार प्रदान किया जाता है। तो 4 वर्ष में अगर इस बार मिला है तो 4 वर्षों बाद फिर ये प्रदान किया जाएगा। और 2023 के लिए यह पुरस्कार किसको मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, बैडमिंटन से संबंधित है, इनको यह पुरस्कार मिला है। अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार आप जानते हैं कि कोच को प्रदान किया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको प्रदान किया जाता है।
इस पुरस्कार पर भी नजर डालते हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इसको कोच को दिया जाता है और इस श्रेणी में यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगर किसी भी प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है तो इस श्रेणी का यह सर्वोच्च सम्मान है। 1985 में इसको स्थापित किया गया था। किसको प्राप्त हुआ उस पर भी नजर डालते हैं। इसमें क्या प्रदान किया जाता है तो द्रोणाचार्य जी की एक प्रतीकात्मक रूप से प्रतिमा दी जाती है, साथ ही साथ वो कांस्य की होगी, एक प्रमाण पत्र होगा और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को, द्रोणाचार्य पुरस्कार को जीतने वाली अगर पहली महिला की बात करें तो वो एथलेटिक्स थी कोच रेणु कोहली। तो इनका याद रखेंगे नाम आप। पहली महिला थी जो कि 2002 में जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हाल की उपलब्धियों और आजीवन योगदान इन दोनों श्रेणियों में दिया जाता है। मतलब हाल ही में आपका क्या अचीवमेंट रहा है और आपका पूरा योगदान क्या रहा है, दोनों कैटेगरी में डिवाइड करके दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी की बात करें 2023 पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं श्री ललित कुमार को दिया गया है रेसलिंग में, श्री आरबी रमेश को दिया गया है चेस में, श्री महावीर प्रसाद सैनी को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स में, श्री शिवेंद्र सिंह को दिया गया है हॉकी में, वहीं पर श्री गणेश प्रभाकर जी को दिया गया है मलखंभ के लिए। मलखंभ खेल के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट करके बताएं। मलखंभ को हाल ही में काफी चर्चा में रहा है तो इसके विषय में आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइफ टाइम श्रेणी की वहीं बात कर लें तो श्री भास्करन जी को दिया गया है कबड्डी में, श्री जसकीरत सिंह को दिया गया है जसकीरत सिंह ग्रेवाल जी को गोल्फ में, वहीं पर जयंता कुमार पुशीला जी को दिया गया है टेबल टेनिस में। तो ये लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार 2023। अर्जुन पुरस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, 1961 में इसको स्थापित किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें क्या दिया जाता है तो इसमें अर्जुन की प्रतीकात्मक एक प्रतिमा होती है, एक प्रमाण पत्र होता है और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भी 4 वर्षों में एक बार दिया जाता है तो इसको भी याद रखेंगे, इसकी अवधि भी। अब ये पुरस्कार क्यों दी जाती है तो अच्छा प्रदर्शन अगर आप करेंगे तो खेल रत्न, जैसे खेल रत्न पुरस्कार होता है तो खेल रत्न जब तक अस्तित्व में नहीं आया था तब तक अर्जुन पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान हुआ करता था। खेल रत्न आने के बाद, खेल रत्न से पहले खेल रत्न आने के बाद खेल रत्न सर्वोच्च सम्मान हो गया। अब इसमें आप देखें कि पहला अर्जुन पुरस्कार कब मिला तो 1961 में फुटबॉल खेलने वाले ओलंपियन थे पीके बनर्जी, इनको प्रदान किया गया था। और हॉकी खिलाड़ी अन्ना लम्सडेन ऐसी पहली महिला थी जिनको कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पहला हॉकी इसमें अर्जुन पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया है। चलिए 2023 वर्ष 2023 के लिए जो आदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में इस पुरस्कार को प्राप्त की हैं, वहीं पर मोहम्मद शमी को क्रिकेट में दिया गया है। साथ साथ ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग में प्रदान किया गया है। अन्य श्रेणियों में भी दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण अर्जुन पुरस्कार थे जिनका उल्लेख यहां पर किया गया है। अगला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो देखिए 2002 में यह स्थापित किया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और खेल के क्षेत्र में आपने जो भी अपनी आजीवन उपलब्धियां हैं आपकी, उसके आधार पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अब व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को प्रोत्साहन देने वाले जो योगदानकर्ता होते हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी के आधार पर खेल में उन्होंने जो योगदान दिया है उसके आधार पर आजीवन उनके योगदान को देखते हुए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसे प्राप्त करने वाले प्रथम विजेताओं में अगर देखें तो ओलंपियन मुक्केबाज शाहूराज बिराजदार और हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान, ये 2 नाम आप याद रखेंगे, ये शामिल हैं। और 2023 की अगर बात कर ले तो 23 के लिए मंजूषा कंवर बैडमिंटन से जुड़ी हैं, विनीत कुमार शर्मा हॉकी से जुड़े हैं, साथ ही साथ कविता सेल्वराज कबड्डी से जुड़ी हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 3 लोगों का नाम याद रखें, मंजूषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, कविता सेल्वराज कबड्डी, ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अब भारत में अगर बात की जाए कि सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को। इसकी स्थापना 1956-57 में ही हो गई थी, इसलिए काफी प्राचीन है, याद रखेंगे। अंतर विश्वविद्यालयी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय को ये दिया जाने वाला पुरस्कार है। साथ ही साथ इस पुरस्कार में एक रोलिंग माका ट्रॉफी और एक नगद पुरस्कार सम्मिलित होता है। मतलब एक ट्रॉफी होगी जो कि रोलिंग माका का मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की ट्रॉफी होगी और साथ साथ इसमें नकद पुरस्कार भी होगा। सबसे पहले 1956-57 में बंबई विश्वविद्यालय ने यह पुरस्कार, वहां पर बंबई विश्वविद्यालय को यह दिया गया था। मतलब बंबई विश्वविद्यालय पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाला था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। 2023 की बात कर ले तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को टोटल जो कैटेगरी होती है, समग्र श्रेणी जो होती है, उसमें यह पुरस्कार जीतने वाला है। पहले स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है
इसको, जो पंजाब में स्थित है, इसको प्रथम उप विजेता का पुरस्कार मिला है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को द्वितीय उप विजेता का पुरस्कार हासिल करने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सफल रहा है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की भी बात करते हैं तो 2009 में यह स्थापित हुआ था। याद रखेंगे, 2009 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार स्थापित हुआ था और खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए संगठनों और व्यक्तियों दोनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब किसी संगठन को भी दिया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अब टाटा स्टील लिमिटेड को 29 अगस्त 2009 को सामुदायिक खेल पहचान के लिए और उभरती प्रतिभाओं के पोषण के साथ साथ उत्कृष्ट खेल अकादमियों की स्थापना और प्रबंधन की श्रेणियों के लिए 2 पुरस्कार इसको प्राप्त हुए। 2023 में जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे का नाम आप सुने होंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो 2 लोग प्रारंभिक थे उनमें ये भी थे, तो उनके नाम पर ही ये साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। 1993-94 में ही इस पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। ये एक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार को 1994 में 94 के लिए 95 में ये प्रदान किया गया, मतलब 95 में दिया गया। किस ईयर के लिए? तो 94 के लिए दिया गया। इसका नाम जैसा कि नाम से ही है, तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 1953 में जो 2 लोग चढ़े, जिसमें एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, तो ये उसमें शामिल हैं, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अब इन जो लोग इस पुरस्कार को प्राप्त करते हैं, तो पिछले 3 वर्षों में किसी भी जगह पर, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो वायु हो, तीनों जगहों पर, भूमि, समुद्र और वायु पर जो साहसिक गतिविधियां हैं उनके द्वारा की गई, उस क्षेत्र में जो उत्कृष्ट उपलब्धि है उसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार का दर्जा खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। जैसे खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार का जो रुतबा है उसी के समान इसको भी माना जाता है। 2022 में स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल भूमि पर, श्री तुलसी चैतन्य मोथुकरी को जल के अंदर और श्री अंशु कुमार तिवारी को वायु में साहसिक कार्यों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस आप जानते हैं कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के जो प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। तो उनके सम्मान में ये मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है जो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब वर्ष 1926 से 48 तक अपने खेल करियर में ऐसा माना जाता है कि मेजर ध्यानचंद ने 1000 गोल दागे थे और साथ ही साथ जो भारत को हम कह सकते हैं 28 में, 32 में और 1936 में लगातार जो 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने में आपके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। आगे बात करें नोबेल शांति पुरस्कार 2024, तो नोबेल शांति पुरस्कार की तरफ भी नजर डाल लें। नोबेल पुरस्कार जानते हैं आपकी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो वर्ष 2024 का पुरस्कार एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया। यह कौन सा पुरस्कार है? नोबेल शांति पुरस्कार। 10 अगस्त 1956 को स्थापित यह संगठन वर्ष 1945 में, देखिए इस संगठन, जिस संगठन को यह पुरस्कार मिला है, क्या नाम है संगठन का? निहोन हिदानक्यो। इस संगठन को क्या हुआ था? 10 अगस्त 1956 को ये इस संगठन की स्थापना हुई थी। यह संगठन क्या है? तो 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया, तो उस परमाणु बम विस्फोट में जो लोग जीवित बच गए, उन लोगों के द्वारा ही इस संगठन का निर्माण किया गया है। अब बचे हुए ये लोग जो हैं, इनको हिबाकुशा भी कहा जाता है या बम प्रभावित लोग भी कहा जाता है। इन्होंने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक वैश्विक संगठन बनाया, क्योंकि इनसे बेहतर परमाणु हथियारों के उपयोग के बाद की जो परिस्थितियां रही हैं, उसकी जो विभीषिका रही है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। तो उसका नेतृत्व करने में इन लोगों ने भूमिका निभाई है। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया था। तो पिछला भी आप याद रख लें। और इस बार किसको दिया गया? तो निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया, जो कि एक संगठन है, जापानी संगठन है। अन्य नोबेल पुरस्कारों पर भी नजर डालते हैं। तो साहित्य क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, दक्षिण कोरियाई लेखिका हांग कांग को प्रदान किया गया है। कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की हैं। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरियाई लेखिका और पहली महिला एशियाई लेखिका हैं। इस लिहाज से आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरियाई पहली महिला है और एशिया में भी आप देख रहे हैं पहली महिला एशियाई लेखिका है। इसलिए भौतिकी पर नजर डालें तो साहित्य के बाद भौतिकी को देखें। जॉन जे हॉपफील्ड हैं, यूएसए के। जेफरी ई हिंटन हैं, ब्रिटिश कनाडाई मूल की। ये पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग में उनके अग्रणी काम के लिए दिया गया है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का देख लें तो विक्टर एम्ब्रोस, जो कि यूएसए से संबंधित है, और गैरी रूवकुन,
ये भी यूएसए से संबंधित है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का दिया गया। ये पुरस्कार क्यों मिला, तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात कर लें तो डेविड बेकर यूएसए से संबंधित, डेमिस हसाबिस यूनाइटेड किंगडम से संबंधित और जॉन एम जम्पर जो कि यूएसए से संबंधित हैं, इनको रसायन विज्ञान में दिया गया। डेविड बेकर की बात अगर करें, बेकर की बात करें तो कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है। आगे चलते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2024 पर नजर डालें तो देखिए ये पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पत्रकारिता का फील्ड हो, कला हो, साहित्य में हो, अगर कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करता है तो उसको यह प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में हंगरी अमेरिकी पत्रकार थे, समाचार पत्र प्रकाशक थे, जोसेफ पुलित्जर उनका नाम था। उन्हीं की वसीयत के आधार पर इसको स्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नोबेल पुरस्कार को किसकी वसीयत के आधार पर स्थापित किया गया था। वर्ष 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर किससे संबंधित थी, न्यूयॉर्क टाइम्स से संबंधित थी, नाम था हन्ना ड्रेयर को। उनकी खोजी रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। हन्ना ड्रेयर को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी बाल श्रम की जो आश्चर्यजनक पहुंच है, इसका मतलब वहां पर जो प्रवासी बाल श्रम होता है उस चीज को इन्होंने रेखांकित किया और इसके कारण होने वाली जो कारपोरेट और सरकारी विफलताएं हैं उसको भी इन्होंने उजागर किया। और इस तरह की कहानियों को उजागर करने के कारण ही इनको पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पत्रकार की अगर बात करें, इनके अलावा जो कौन से ऐसे पहले भारतीय पत्रकार थे जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, तो उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। उन्होंने ये पुरस्कार 1937 में ही जीत लिया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। प्रिट्जर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, तो वास्तुकला के फील्ड में दिया जाने वाला यह पुरस्कार आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1979 में जे.ए. प्रिट्जर और उनकी पत्नी सिंडी, इनके द्वारा, उनकी जो पत्नी थी, वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की इन्होंने शुरुआत की। साथ ही साथ ऐसे वास्तुकार जिनका प्रतिभा, जिनकी दृष्टि मानवता निर्मित हो, पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिख रही हो, ऐसे वास्तुकारों को, ऐसे जो इस प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब डालते हैं नजर इस बार किसको दिया गया, तो जापानी वास्तुकार हैं सामाजिक अधिवक्ता रिकेन यामामोटो को 2024 के लिए प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया है। अब ये याद रखेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। हो सकता है कि केवल प्रिट्जर पुरस्कार लिख के आपसे पूछे किस फील्ड में दिया जाता है। साथ ही साथ ये ऐसे जापानी, चौथे जापानी बन गए, तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये 9वें जापानी बन गए। ऐसे वास्तुकार हैं, 9वें नंबर के ये वास्तुकार हैं। इससे पहले 8 लोगों को और मिल चुका है, जापान के लोग हैं। प्रिट्जर पुरस्कार नाम याद रख लेंगे आप, रिकेन यामामोटो हैं, इनको प्रिट्जर पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसको कहा जाता है और इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। यामामोटो जापान के 9वें पुरस्कार पाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं और रिकेन यामामोटो की वास्तुशिल्प दृष्टि, वास्तुकला के दृश्य और मूर्ति पहलुओं पर ध्यान देने के साथ परिवार और समुदाय की प्राथमिकता का भी इनके वास्तुकला में अंकन मिलता है, प्रदर्शन मिलता है। अब बात करते हैं बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में। किसको मिला है, तो ब्रिटिश लेखिका हैं। कहां की लेखिका है, ब्रिटिश लेखिका है, सामंथा हार्वे इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित इन्होंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल, और उसी ऑर्बिटल के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। देखिए बुकर पुरस्कार की अगर बात कर ले तो ये हर वर्ष दिया जाता है और सर्वश्रेष्ठ सतत कथा साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। प्रारंभ में ये जब इसकी शुरुआत हुई थी, केवल जो राष्ट्रमंडल के देश थे उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता था, उन्हीं के लेखकों को केवल दिया जाता था। लेकिन बाद में यह पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों के लिए अब उपलब्ध है। अब दुनिया भर के भी लेखक इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। पहले केवल राष्ट्रमंडल के जो लेखक थे केवल वही प्राप्त कर सकते थे। अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन है, और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में उसका प्रकाशन होना चाहिए, तो ये इसके लिए शर्त है। साथ ही साथ अब दूसरा पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को इससे पहले शुरू करें, आप बताएं कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, अभी आपको बताया गया। चलिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जहां तक बात है तो जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित, अब यहां देखिए अनुवादित
बात की जा रही है। इसका मतलब कि यहां पर ये जो पुरस्कार दिया जाता है, इसमें जो ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति होता है, अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है, उसको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो इसमें आप फिर से देखते हैं, जेनी एर्पेनबेक द्वारा यह लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान देंगे, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जहां तक बात है, तो पहले इसको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया है। और वर्ष 2005 से यह प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजी में अनुवादित ये जो भी साहित्य होगा वो अंग्रेजी में अनुवादित होना चाहिए, और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए ही प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना है, और विशेष रूप से जो अनुवादक होते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, उनके कार्यों की सराहना करना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड लगभग 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि दी जाती है, जिससे लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। जो भी धनराशि होगी, जो उसका राइटर होगा और जिसका ट्रांसलेटर होगा, दोनों के बीच में बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2024। तो ग्रैमी अवार्ड की बात करें, तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो 66वां है, किसने जीता है, तो फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए ये 2024 का जीता है अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो हर वर्ष ये प्रदान किया जा रहा है। 1958 के कलाकारों का सम्मान करने के लिए 1959 में ये शुरू किया गया था। इससे सम्मानित होने वालों को ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त होती है। और म्यूजिक ग्रुप शक्ति की जहां तक बात है, तो इसमें जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैक्लॉगलिन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश विनायक राम जैसे लोग इसमें शामिल हैं। फिर है ऑस्कर अवार्ड। चौथा ऑस्कर अवार्ड है, तो 96वां ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। और ये इसका आयोजन कहां हुआ, तो लॉस एंजल्स में हुआ, हॉलीवुड में डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन हुआ। इस साल के ऑस्कर अवार्ड में क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्म थी, काफी चर्चित फिल्म थी, इस फिल्म का नाम था ओपेनहाइमर। इस ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा 13 में से 7 श्रेणियों में इसने पुरस्कार जीता है। अब देखते हैं, एक नजर डालते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की सबसे पहले बात अगर आएगी, तो किलियन मर्फी ने, जो कि ओपेनहाइमर के अभिनेता हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर सम्मानित किया गया। अभिनेत्री की बात करें तो एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए सम्मानित हुई। इनके जो अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं, उनके फिल्मों के नाम भी आप याद रखेंगे, कई बार फिल्मों के नाम देके भी पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात कर लें, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपेनहाइमर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात कर लें तो डेविन जॉय रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें, क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा जस्टिन ट्रिएट और आर्थर हरारी एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए दिया गया। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट या अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसको अकादमी अवार्ड या एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहा जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड के संबंध में यह सूचना आप याद रखेंगे। अगला है बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024। बैलोन डी ओर पुरस्कार काफी बार पूछा जाता है। आपने सुना होगा, फुटबॉल एक ऐसा खेल है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है, और फुटबॉल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बैलोन डी ओर पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो लियोनेल मेसी फुटबॉल के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम सर्वाधिक बार इस पुरस्कार को जीतने का उनके नाम ये दर्ज है। पुरस्कार सर्वाधिक बार उन्होंने जीता है बैलोन डी ओर पुरस्कार, 8 बार उन्होंने जीता है। इसके अलावा अन्य भी कुछ लोग हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, 5 बार जीते हैं सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के तौर पर यह पुरस्कार। इसी तरह से ये हम कह सकते हैं कि एक वार्षिक पुरस्कार है, फुटबॉल के क्षेत्र में यह दिया जाता है। 1956 से ही फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो फुटबॉलर होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी रोड्री और एताना बोनमाटी, ये 2 लोग हैं, इनको देख लें। रोड्री स्पेनिश खिलाड़ी हैं, पहले स्पेनिश खिलाड़ी हैं जो कि ये पुरस्कार पाए हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के तौर पर आप देख सकते हैं एताना बोनमाटी। ये क्रमशः जो लोग हैं बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 का प्राप्त करने वाले लोग हैं। मैनचेस्टर सिटी के रोड्री ने अपना पहला बैलोन डी ओर जीता और 1960 के बाद से पुरुषों का यह पुरस्कार जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए यह पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है। तो इनको आप याद रखेंगे, पहले स्पेनिश खिलाड़ी हैं जो बैलोन डी ओर पुरस्कार इन्होंने जीता है।
लियोनेल मेसी के नाम सर्वाधिक बार 8 बार जीतने का रिकॉर्ड है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, रोनाल्डो ने 5 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है और ये एक वार्षिक पुरस्कार है, हर वर्ष प्रदान किया जाता है। 1956 से फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा पिछले सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को इसमें यह पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। कोई भी शहर कितना स्वच्छ है, उसकी वायु की गुणवत्ता गैस की है, इस आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन लोगों की उपस्थिति में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, उसी अवसर पर यह प्रदान किया गया। ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, इसी अवसर पर यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। बताता हूं आपको, 7 सितंबर को यह मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया भी गया और साथ ही साथ वायु की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, इस दिशा में जागरूकता फैलाई जाए, कैसे क्या कार्यवाही की जाए, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। और 2019 में इस पुरस्कार की, इस हम कह सकते हैं सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करें तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। और यह पुरस्कार जनसंख्या के आधार पर 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो जगहें होती हैं उनको प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान, शहर, जो शहर होंगे उन शहरों को यह प्रदान किया जाएगा। तो 3 श्रेणियों में कौन कौन विजेता रहा है, एक नजर डालते हैं। श्रेणी 1 की अगर बात करें, श्रेणी 1 में वो शहर होते हैं जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या जिनकी होती है। इस श्रेणी में पुरस्कार कौन कौन जीता है? तो सूरत, जबलपुर और आगरा। श्रेणी 1 में आप देख सकते हैं कि सूरत, जबलपुर और आगरा को पुरस्कृत किया गया। वहीं श्रेणी 2 में, जिसमें कि 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर शामिल होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी शामिल हैं। वहीं पर श्रेणी 3 की बात कर लें, कैटेगरी 3 की बात कर लें, तो 3 लाख से कम जिसकी जनसंख्या होगी। इस श्रेणी में अगर देखेंगे तो रायबरेली, नालगोंडा और नालागढ़, ये 3 ऐसे शहर हैं जिनको सम्मानित किया गया। तो रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ विजेता शहरों के नगर आयुक्तों को इसमें नगद पुरस्कार दिया गया, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिया गया और सम्मानित किया गया। तो कैटेगरी 1 में सूरत, जबलपुर, आगरा, कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी और कैटेगरी 3 में आप याद रखेंगे रायबरेली यूपी का है। इसके अलावा अन्य ये 2 शहर कहां के हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024। अब आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम तो सुना ही होगा। नर्सिंग के फील्ड में यह प्रदान किया जाता है और भारत की राष्ट्रपति ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो नर्सिंग कर्मी होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार स्थापित किया गया। यह पुरस्कार केंद्र और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों में अगर कोई कार्य कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला नर्सिंग कर्मी है, तो उसको प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार में क्या होगा? मेरिट प्रमाण पत्र होगा, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होगा और मेडल भी साथ में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 12 मई को समाज में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं उनकी जयंती पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है उस थीम को भी याद रख लें, तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो ये इसकी थीम थी। इसी दिन ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 15 लोगों को सम्मानित किया गया। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। ये विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, ये देखिए श्रेणियां हैं इसकी, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। इन 4 श्रेणियों में जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं उनको पुरस्कार ये दिया गया। 33 लोग इस पुरस्कार को प्राप्त किए हैं 4 श्रेणियों में, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम में। अब ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने कि वो अनुसंधान हो गया, नवाचार हो गया या अन्य कोई खोज हो गई, उसके माध्यम से अगर कोई विशिष्ट योगदान दिया है जिससे कि भारतीय समुदाय या भारतीय समाज को कोई लाभ हो रहा है, तो उनके योगदान को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको समावेशित करने हैं तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था। जो पहले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता था उसकी जगह ये 4 श्रेणियों में इसको करके इसको समावेशित रूप से दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के प्रमुख अगर विजेताओं की बात कर लें तो विज्ञान रत्न के अंतर्गत जी पद्मनाभन को दिया गया। ये जैविक विज्ञान में उनकी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है। विशेष रूप से जो मलेरिया परजीवी हैं उनके संबंध में इनके कार्य हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक भी रहे हैं और पहले इनको पद्मश्री
पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा विज्ञान टीम जो दूसरी श्रेणी है इसकी बात कर लें तो चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसको सम्मानित किया गया। 2023 में चंद्रमा पर जो भारत ने पहले अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई, ये वही टीम है, इसको सम्मानित किया गया जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाता है। अगला है विज्ञान श्री श्रेणी, तो इसमें अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम तारा समूहों और आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास के संबंध में इन्होंने अपना योगदान दिया। जयंत भालचंद्र उदगांवकर जैविक विज्ञान से संबंधित है। नभा कुमार मंडल कण भौतिकी से संबंधित है। चौथी श्रेणी विज्ञान युवा के अंतर्गत शांति स्वरूप भटनागर जो श्रेणी थी रिप्लेस करके इसको लाया गया। विवेक पोलशेट्टीवार कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, उर्वशी सिन्हा क्वांटम रिसर्च, रॉक्सी मैथ्यूज कोल जलवायु विज्ञान, इस श्रेणी में इससे सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक थे। कुल 33 लोगों को प्रदान किया गया। अगला है वीरता पुरस्कार 2024। आप जानते हैं कि वीरता पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने के उपलक्ष्य में, जिसकी अगर वीरता पुरस्कारों के क्रम की बात कर ले तो यहाँ आप देख सकते हैं परमवीर चक्र होता है, फिर अशोक चक्र होता है, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र होता है। अलग अलग क्षेत्रों में मतलब अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब सशस्त्र बल भी इसमें शामिल है या अन्य विधि पूर्वक गठित जो बल हैं उनके सिविल अधिकारी हो गए या कार्मिक हो गए, उनकी बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो वीरता पुरस्कारों की इसीलिए स्थापना की गई थी। इसकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर और दूसरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो याद रखेंगे। अब देखिए परमवीर चक्र की बात करें कब दिया जाता है, अगर कोई अत्यंत विशिष्ट वीरता या आत्म बलिदान किया, उन्होंने साहसिक कोई कार्य किया, मान लीजिए अत्यंत वीरता का काम करते हुए खुद को ही न्यौछावर कर दिया, तो ऐसी दशा में उत्कृष्ट कार्य में परमवीर चक्र दिया जाएगा। महावीर चक्र भी वीरता के लिए अगर कोई विशिष्ट काम करता है तो प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार वीर चक्र वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र सबसे विशिष्ट बहादुरी या साहसिक कार्य या वीरता या आत्म बलिदान के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु। कीर्ति चक्र विशिष्ट वीरता हेतु। शौर्य चक्र वीरता हेतु। तो रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसकी घोषणा की जाती है, संस्तुति आमंत्रित करता है और उसके आधार पर घोषणा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार, अब देखिए भारत सरकार के हम कह सकते हैं C. अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, अब इसमें दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र ने सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का यह पुरस्कार WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार को जीतने में सफलता पाई है। किसने पाई है सफलता? तो C. ने यह सफलता पाई है। अब यह पुरस्कार C. को सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के जरिए मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन परियोजना के लिए प्रदान किया गया। इस परियोजना के लिए C. को जीवन के सभी पहलुओं में लाभ ई पर्यावरण श्रेणी में मान्यता मिली है। अब क्या है WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार? तो विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन +20 फोरम 2024 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार C. को WSIS +20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में दिया गया था। यह कार्यक्रम 27 से 31 मई 2024 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। C. भारत सरकार का प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1984 को स्थापित हुआ था। अब देखिए C. की अगर बात करें तो प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित कब हुआ? अभी आपको बताया गया कि 24 अगस्त 1984 को। यह प्लेटफॉर्म सेलुलर नेटवर्क के जरिए मोबाइल फोन पर जो आपातकालीन सूचना है उसको वास्तविक समय में पहुंचाने का काम करता है। ITU क्या है? तो ITU को भी देख लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत वर्ष 1952 से ही ITU का नियमित सदस्य बना हुआ है। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। अब देखिए ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में काफी महत्वपूर्ण है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। तो वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता हैं आलोक शुक्ला, तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं। इनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इनको प्रदान किया गया है। तो आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है
वहां पर 21 नियोजित कोयला खदानों से लगभग 4.5 लाख के आसपास है, 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जो जंगल हैं उनको बचाने का काम इन्होंने किया है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। हसदेव अरण्य का जंगल छत्तीसगढ़ के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों में 170 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में भी हसदेव को, इस क्षेत्र को, अरण्य को जाना जाता है, जंगल को जाना जाता है। तो यह 25 लुप्त प्राय प्रजातियां, 92 पक्षी प्रजातियां और 167 दुर्लभ प्रजातियों और औषधीय पौधों की प्रजातियों का घर है। यहाँ पर जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध क्षेत्र है। हसदेव नदी यहाँ पर है जो महानदी में मिलती है, इन जंगलों से होकर गुजरती है और यहाँ पर हसदेव बांगो जलाशय को पानी भी ये पानी की पूर्ति करती है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की अगर बात कर लें तो इसको गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसकी स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। तो 1989 में इसकी स्थापना की गई। यह 6 क्षेत्रों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका और अंत में द्वीपों तथा द्वीपीय देशों के जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को मान्यता देता है। तो ये आप याद रखेंगे। स्कॉच ESG पुरस्कार 2024, तो REC लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है। अब देखिए किसने जीता है ये पुरस्कार, तो REC लिमिटेड ने जीता है। किस लिए जीता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का वित्त पोषण करने के लिए जीता है। REC पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। तो याद रखेंगे महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और RBI के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी IFC के रूप में पंजीकृत है। तो याद रखेंगे। फिर स्कॉच ESG पुरस्कार के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। तो स्कॉच ESG पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संगठनों को मान्यता देते हैं। यह पुरस्कार मूल्यांकन एक स्थायी व्यावसायिक भविष्य के लिए स्थायी निवेश और प्रक्रियाओं के बीच संबंध पर बल देता है। 2047 के प्रति जो इंडिया 2047 है, जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का 2047 तक, संगठनों के समर्पण का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में इसको देखा जाता है। स्कॉच ग्रुप वर्ष 1997 में स्थापित हुआ एक प्रमुख भारतीय थिंक टैंक है जो फॉर्च्यून 500 कंपनी की सूची है उसमें संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ जुड़ता है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में विशेषता भी ये रखता है। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है, जिनकी आयु 5 से लेकर 18 वर्ष के बीच में होती है। क्यों दिया जाता है, तो बहादुरी का प्रदर्शन वो करते हैं। संस्कृति, पर्यावरण, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में अगर किसी ने उत्कृष्ट बहादुरी का प्रदर्शन किया है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2024 के लिए कुल 19 बच्चों को चयनित किया गया, जिसमें कि 4 समाज सेवा श्रेणी में शामिल हैं। ये बच्चे 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की परेड में भाग भी लेते हैं और PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक दिया जाता है, 1 लाख रुपए नकद दिया जाएगा और प्रमाण पत्र के साथ प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। इनका चयन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है। तो महिला बाल विकास जो मंत्रालय होगा वो एक चयन समिति बनाएगी और यही सिलेक्शन कमेटी जो होगी इनका चयन करेगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पर नजर डालते हैं। तो देखिए 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्रम भी याद रखेंगे, कई बार क्रम देके पूछ देता है, 57वां पूछ दिया तो आप उसको भी तैयार रखेंगे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लेखकों, संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गीतकार गुलजार, इन 2 लोगों को मिला है। तो एक तरफ रामभद्राचार्य जी को दिया गया और गुलजार जी को दिया गया, इन दोनों लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए और 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है, तो यह भी आप याद रखेंगे। संस्कृत के लिए चौथी बार दिया जा रहा है, दूसरी बार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पहली बार संस्कृत के लिए किसको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात है तो भारत में सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। लिटरेचर के फील्ड में सबसे पुराना है भारत का पुरस्कार और किसी लेखक को उसके साहित्य के प्रति अगर उत्कृष्ट योगदान उसने दिया है तो उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में स्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ और पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे 1965 में पहली बार प्रदान किया गया। चलिए, शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और अनुसंधान संगठन है।
संगठन की अगर बात कर लें तो ये 1944 में स्थापित हुए। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। साहित्य एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह कई दशकों से पुरस्कार, प्रकाशन, फेलोशिप, अनुसंधान जैसे साहित्यिक प्रयासों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। पुरस्कार विजेताओं को क्या मिलता है? तो 11 लाख रुपए नकद मिलते हैं, वाग्देवी की एक मूर्ति मिलती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। तो ये था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अंग्रेजी की लेखिका हैं नीलम सरन गौर और हिंदी के उपन्यासकार हैं संजीव सहित कुल 24 लेखकों को 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कितने लोगों को मिला? 24 लोगों को साहित्य अकादमी मिला। यह पुरस्कार किसको मिलता है? तो साहित्यिक कृतियों के लिए दिए गए, जिनमें कि कविता श्रेणी में अगर देखें तो 9 पुस्तकें हैं, 6 ऐसी पुस्तकें हैं जो उपन्यास श्रेणी में है और 5 ऐसी हैं जो लघु कथाएं हैं, 3 जो हैं वो निबंध हैं और 1 साहित्यिक अध्ययन भी शामिल है। अब संजीव की बात अगर करें तो उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया और गौर को उनकी पुस्तक क्या नाम है? रिक्विम इन राग जानकी, इसके लिए दिया गया। तो दोनों पुस्तकें मुझे पहचानो और रिक्विम इन राग जानकी ये इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किए हैं। सदीका नवाब साहिर को उर्दू में उनकी पुस्तक राजदेव अमराई के लिए पुरस्कार दिया गया है, जबकि स्वर्णजीत सावी को पंजाबी में उनकी कविता पुस्तक मन दी चिप के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनके नाम के साथ साथ इनकी रचना का नाम भी आप याद रखेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी। इस पुरस्कार के लिए चुने गए लेखकों को क्या मिलता है? तो ताम्रपत्र, पट्टिका, शॉल और यहाँ पर 1 लाख रुपए भी दिया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अगर आप देखें तो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। तो मैथिली साहित्य के लिए युवा कवयित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए प्रदान किया गया। गौरव पांडे प्राप्त किए हैं स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता के लिए हिंदी में। साथ ही साथ के वैशाली को होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक्स इन इंडिया, ये एक संस्मरण है जो कि अंग्रेजी भाषा में है, ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे पुरस्कार स्वरूप क्या मिला है? तो इसमें एक कैस्केट में इनको उत्कीर्ण ताम्रपत्र पट्टिका मिली है और 50,000 रुपए इसके अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 क्या है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार तो देखिए वर्ष 2012 में यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिसिला चान ये फेसबुक से संबंधित हैं और सरगेई ब्रिन गूगल से संबंधित हैं। इन सहित लोगों ने सिलिकॉन वैली के कुछ प्रमुख लोगों द्वारा इस ब्रेक थ्रू पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति जो कि विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, विशेष रूप से जीव विज्ञान, गणित और भौतिकी, क्षमा करिएगा रसायन नहीं, जीव विज्ञान, भौतिकी और गणित के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि परिवर्तनकारी योगदान माना जाएगा तो उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक विजेता जो होते हैं उसको 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है और इसको विज्ञान के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसलिए भी यह पुरस्कार महत्वपूर्ण है। अब जीव विज्ञान की बात कर ले, लाइफ साइंस में, तो कैंसर के उपचार में प्रगति के लिए कार्ल जून और मिशेल सेडेलेन को दिया गया है। उसी प्रकार पहली श्रेणी आप देख रहे हैं जीवन विज्ञान लाइफ साइंस में दिया गया। दूसरा भौतिकी में अगर देख लें तो क्वांटम क्षेत्र में जॉन कार्डी और अलेक्जेंडर जमोलोडचिको को दिया गया और वहीं गणित के क्षेत्र में देख लें तो पुरस्कार विजेता साइमन ब्रेंडल ने विभेदक ज्यामिति के लिए इस पुरस्कार को प्राप्त किया। तो ये वो कुछ पुरस्कार थे, ये वो कुछ सम्मान थे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, आपके रिवीजन में योगदान दे सकते हैं। तो इन सारे पुरस्कारों को आप एक बार दोहरा लें और अपनी परीक्षा की धार को मजबूत कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो आसानी से प्राप्त होते रहें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।